हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने आरआरबी जेईई मेडिकल से रिलेटेड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर उसके बाद आपने डिमांड किया था कि सर डीबी पे भी एक ऐसा कंप्लीट वीडियो बना के दीजिए। तो चलिए, आरआरबी जेईई 2025 जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, इसके लिए तो ये वीडियो इंडिस्पेंसेबल है ही, मगर आने वाले भी जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है दोस्तों, आरआरबी जेईई के लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज माना जाता है, और इसके बाद मेडिकल, क्योंकि यही दो स्टेज है। इंटरव्यू यहाँ होता नहीं है, आप उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइन करते हो। पहली बात तो आप ये समझ लो कि बहुत सारा क्वेश्चंस भी आया था। देखो, 1:1 होता है। डीवी में जितने बच्चे कॉल किए जाएंगे वो एज पर वैकेंसी ही कॉल किए जाएंगे। 1:1 का ही रेशियो रहेगा, ज़्यादा बच्चा कॉल नहीं किया जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा अगर डीवी या मेडिकल में किसी तरीके से छट जाता है, तो वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि डीवी में ऐसे क्या दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण पिछले बार भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन रुका है। तो वो भी आपको सुनना इंपॉर्टेंट है और उसका ध्यान देना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चे अगर छटते हैं तो फिर एक सेकेंडरी डीवी लिस्ट निकलता है, उसमें कुछ बच्चों को फिर एकोमोडेट किया जाता है एज पर एग्जिस्टिंग वैकेंसी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधे आते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों, पहली बात तो देखो, ये थर्ड है आपका स्टेज डीवी, और उसके बाद यहाँ जो भी है आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो डीवी के लिए किया जाएगा वो मेरिट इंडेक्स के बेस पे किया जाएगा। मेरिट इंडेक्स में जो भी कैलकुलेशन होगी वो जोन वाइज होती है। मेरिट इंडेक्स जोन वाइज कैलकुलेट होता है। ये भी बहुत बार कमेंट में आपने पूछा है, तो मैंने क्लियर कर दिया। इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने बच्चे कॉल किए जाएंगे वो जितनी वैकेंसी है, जैसे 2585 वैकेंसी है तो उतने ही बच्चों को कॉल किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को डीवी के स्टेज तक इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो वहाँ पे टाई ब्रेकर क्राइटेरिया लगता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये रेलवे का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी अपने मन से डाला हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, उम्र के हिसाब से होगा। जिनका उम्र ज़्यादा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले का है, उनको पहले कंसीडर किया जाएगा, लेटर वाले को नीचे रखा जाएगा। टाई ब्रेकर में अगर सेम मार्क्स है, अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाएगा तो उनका अल्फ़ाबेटिकली नेम के हिसाब से होगा, A to Z के हिसाब से फिर सेलेक्ट किया जाता है। यही होता है टाई ब्रेकर क्राइटेरिया। कैटेगरीज लॉक्ड हो जाती हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है। अगर आप CBT 2 को आपने क्वालिफाई किया, जिस कैटेगरी से CBT 1 को, जैसे ये CBT 1 से ही कैटेगरी लॉक होता है, आपको जानना चाहिए। अगर CBT 1 में आपने OBC से किसी पोस्ट को क्वालिफाई कर लिया है तो आपका CBT 2 में OBC को जितना सीट है उतने सीट पे ही आप फाइट कर पाओगे, ठीक है। अगर किसी ने UR पे क्वालिफाई किया है तो वो UR पे ही फाइट करेंगे, और कोई OBC है जिसने UR पे क्वालिफाई कर लिया है तो वो UR प्लस OBC दोनों पे फाइट करेगा, ठीक है। मैं सारा डाउट आपका क्लियर करते जा रहा हूँ एक एक करके। अच्छा, उसके बाद देखो, थोड़ा फास्ट और थोड़ा सा लेंदी भी रह सकता है वीडियो, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं इसलिए। डीवी का डेट जो भी होता है, जो भी डेट आएगा आपका, जैसे रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद, एक सप्ताह के बाद ही डीवी का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अभी क्या है कि डीवी का जैसे ही डेट आएगा उस डेट में आपको सबसे पहले OIRMS रेलवे का एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल फॉर्मेट अपलोड करना पड़ेगा। वो 15 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ऑनलाइन आपका शो करेगा कि आपको अपलोड करना है। आप वहाँ विजिट करोगे जब वेबसाइट पे, ठीक है, OIRMS पे। अच्छा, अब कॉल लेटर जो आता है आपका डीवी का, वो कैसे आता है? वो मेल के थ्रू आएगा या फिर आपका वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे। वेबसाइट पे मेल आएगा, वहाँ पे लिंक रहेगा, या डायरेक्ट भी आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। 4 दिन पहले डीवी के डेट से ये एडमिट कार्ड आपको मिलता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं? देखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले ले जाने हैं उसका तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 2 सेट बनाइएगा। एक आपका ओरिजिनल जो है 2 सेट फोटोकॉपी का बनाइएगा। सारे को आप सेल्फ अटेस्टेड करके जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद का सिग्नेचर करके जाइएगा। वैलिड अपना आईडी लेके जाइएगा ओरिजिनल में, या तो आपका आधार हो, डीएल हो, पैन हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी आप ले आ सकते हो। वोटर आईडी कार्ड भी चलता है। रिसेंट आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 मंथ्स अगो। ये आपका कम से कम कलर्ड होना चाहिए, और आपका बैकग्राउंड लाइट रहना चाहिए। फोटोग्राफ में लाइट बैकग्राउंड वाला ही फोटोग्राफ ले जाएं। एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, देखो इसी के मैं बात कर रहा था। ये एक मुद्दा था पिछली बार, ये एक मुद्दा था जिसमें कुछ बच्चे छटे। क्यों छटे दोस्तों? यहाँ आप पढ़ो, बहुत बार क्वेश्चन भी आपने किया है।
कमेंट में कि सर डेट ऑफ जो है आपका क्या रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखो, आपका डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, दोनों का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा में जैसे सर्टिफिकेट मिला, डिग्री में आपको डिग्री मिलता है, तो इसमें जो डेट होता है पासिंग आउट डेट, ये पासिंग आउट डेट ऑन और बिफोर होना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्या था आपका CN 2025 वाला 30/11/2025। अगर आप 29 को भी आपने किया है या 30 ऑन भी है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। मगर कोई बंदा अगर 1 दिसंबर 2025 को डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट करता है और उसने फॉर्म भर दिया है तो वो वहाँ छट जाएगा। इसी चक्कर में बहुत बच्चे छट जाते हैं DB के स्टेज में, ठीक है। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ये एकदम पुख्ता होना चाहिए। कुछ बच्चों ने जैसे कि जो सब कास्ट होते हैं OBC NCL में, उसमें गलत डाल दिया था, जिसके कारण वो वेरीफाई नहीं हुआ और वो छट गए। क्योंकि आपने OBC का रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, उसके बाद आप गलत सर्टिफिकेट अगर दोगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और आपका आधार ऑथेंटिकेशन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। कुछ बच्चे जिनका कि अगर फिंगरप्रिंट नहीं मैच करता है DB के टाइम में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आपको बाहर नहीं किया जाता है अगर आप जेन्युइन हो, क्योंकि रेलवे के पास बहुत सारा तरीका है जहाँ से वो वेरीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसके लिए देखो, आपका जेन्युइननेस अगर है, आप जेन्युइन हो, किसी और कारण से आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे दिक्कत हो रही है मैच होने में, तो हो सकता है वो फिर से अलग डिवाइस से मैच कराएंगे और कुछ हाईटेक इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये उनका मुद्दा है। मगर इसमें आप नहीं घबराएं। अगर मगर ऐसा कुछ है कि अगर आपका सिग्नेचर फिंगरप्रिंट कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही अलग जा रहा है, कुछ फ्रॉड वाला केस है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जेन्युइन केस घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट क्या रहना चाहिए आपका सर्टिफिकेट्स का, इंग्लिश रहेगा या हिंदी रहेगा, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज रहेगा तो उसको आपको, जैसे ये आपका सर्टिफिकेट है किसी और लैंग्वेज में है तो यहाँ पे आपको सेल्फ सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, तो वो भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, बहुत बार क्वेश्चन आपने कमेंट में किया है। OBC NCL, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एंड डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन, ये सारी सर्टिफिकेट्स आपको दोस्तों इस फॉर्मेट में रहने चाहिए। ये आप देखो, ये है एनेक्सर दिया हुआ है आपके CN 5/2025 में एनेक्सर दिया हुआ है। एनेक्सर 1 में जैसे SC/ST कैंडिडेट का दिया हुआ है, एनेक्सर 2 में आपका OBC NCL सर्टिफिकेट का दिया हुआ है। यही फॉर्मेट चलेगा दोस्तों। कोई और फॉर्मेट जैसे आप बनवा लेते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बनवा लेते हो अपने स्टेट में, तो उसको इस फॉर्मेट को भर लेना, उसको इसके साथ अटैच कर देना बने हुए सर्टिफिकेट को, और वहाँ जाके दस्तखत करवा लेना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो ये चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका स्टेट वाला किसी और फॉर्मेट वाला चलने में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको करवाना पड़ेगा। किससे किससे सिग्नेचर करा सकते हो ये भी आप पूछ रहे थे। यहाँ देखो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ये देखो रिवेन्यू RO तक से आप करा सकते हो। RO भी है, अगर SDO नहीं भी बैठ रहा है आपके ब्लॉक में, अगर रिवेन्यू ऑफिसर भी बैठ रहा है, मगर हाँ RO अगर है तो तहसीलदार के रैंक से नीचे वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऑफिशिएटिंग RO नहीं होना चाहिए, RO ओरिजिनल। और RO तक के लेवल से भी आप करा सकते हो अगर SDO CO नहीं है तो। बाकी आप SDM से कराइए, DC से कराइए, अगर SDM है वहाँ पे तो बहुत बढ़िया, तालुक मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हो, फर्स्ट क्लास स्टेपेंड्री मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हो। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम है आप किसी से भी करा सकते हो, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अपना डिटेल अच्छे से भर के यहाँ सिग्नेचर कराओगे और ऑफिस का सील भी लगवाओगे, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई टेंशन मत लेना। उसके बाद देखो सारा सर्टिफिकेट आपका एनेक्शन में ही दिया हुआ है। OBC NCL वाले ये जो सर्टिफिकेट है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, इसमें किसी का सिग्नेचर नहीं लगेगा, इसमें खुद का ही सिग्नेचर, नाम, रोल नंबर दोगे, ठीक है। ऐसे करके आपको बनाना है। बाकी और भी EBC EWS, आपका कोई डिजेबिलिटी है, आपने स्क्राइब लिया है, सारा सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे, तो आप CN 2025 वाला नोटिफिकेशन के लास्ट में पेज नंबर जो दिए हुए हैं उससे ये सर्टिफिकेट प्रिंट करवाइए और उसमें आप बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हो सके तो इसको MS वर्ड में फिर से टाइप करके और साफ सुथरे तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए आते हैं फिर लौट के मेन वीडियो पे। मेन वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे अभी सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट की। अच्छा, कुछ बच्चे फोटो सिग्नेचर की बात कर रहे थे, सिग्नेचर सर अलग हो गया, 10th में ये था, 12th में ये था। 10th 12th वाला बात अगर देखो, 10th 12th वाला सिग्नेचर अगर अलग अलग है तो वहाँ पे आपको रेलवे के सामने आपने 10th 12th का सिग्नेचर तो किया नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या कराना पड़ता है
कि 10 रुपये के कागज़ में भी बना सकते हो, मगर 10 रुपये का कागज़ मिले तो सही, 100 रुपये का कागज़ 50 रुपये ज़्यादा अवेलेबल रहता है, जिसको कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। ये किसी भी सिविल कोर्ट में आपको मिल जाएगा नोटरी वाले के पास। नोटरी वाले के पास जाना, एक कागज़ लेना, वहाँ पे लिखवाना कि भैया मेरा 10th में जो सिग्नेचर है, 12th में सिग्नेचर है, दोनों सेम ही आदमी का है, इसको मैं सर्टिफाई करता हूँ, आपका सिग्नेचर रहेगा, और ये एफिडेविट वहाँ जाके आप जमा करना। ये नोटराइज्ड रहेगा, नोटराइज, नोटरी वाले इसका एंट्री करेंगे गवर्नमेंट रजिस्टर में, ठीक है, कि आपने ऐसा ऐसा एफिडेविट दिया है रेलवे को, कि बाद में अगर कुछ पकड़ाते हो तो भैया वहाँ रेलवे आपको पकड़ेगी, भैया आपने एफिडेविट दिया था, ठीक है। अगला है आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ। आप देख के जो भी आपका रिसेंट हो और सिग्नेचर आपका मिलना चाहिए। देखो ऐसा नहीं हो कि आप मेडिकल के टाइम में कुछ और सिग्नेचर कर रहे हो, डीबी के टाइम में कुछ और सिग्नेचर कर रहे हो, और फॉर्म भरने के टाइम में कुछ और सिग्नेचर कर रहे हो, तब तो बवाल है। ऐसा काम मत करना, कम से कम इतना मेंटेन करना कि रेलवे में जितना सिग्नेचर आपका हो रहा है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो बार बार फिर से एक लेंदी होगा प्रोसेस, समझ रहे हैं ना। सिग्नेचर आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर कंसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। कैटेगरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, SC ST OBC NCL EWC फ्री। ये देखो EBC को तो फ्री कंसेशन मिलता है उसके लिए, PWBD एक्स सर्विसमैन, ये सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे OBC का डेट, तो OBC अगर आपने पहले से बनवा रखा है, मगर हाँ वो 1/4/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का बाद का नहीं होना चाहिए, तो वो वैलिड है, उसको आप यहाँ पे जमा कर सकते हो, ठीक है। 1/4/2025 के बाद वाला वैलिड रहेगा, उसके पहले वाला अगर है तो फिर से आप बनवाइए, ठीक है। क्योंकि इस बीच में आपने एक बनवाया होगा, वो वाला आप रखेंगे कॉपी, और एक अगर आप फिर से बनवा रहे हो OIRMS में अपलोड करने के लिए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर 1/4/2025 के बाद ही रहेगा आपका ये। EWS वाला भी सेम है, यहाँ डेट आपको दिया हुआ है एज लॉन्ग एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, इसके पहले का आपका होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। सिंस द क्लोजिंग डेट फॉल्स इन विदिन 25-26 इनकम कंसिडर्ड फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अगर सर्टिफिकेट बना रहे हो तो इमीडिएटिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 है इसका आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थे आपके, मैंने डिस्कस कर दिया। और जो है देखो बिहार से स्पेसिफिक एक जजमेंट है कि लोहार और लोहारा और मतलब लोहार के जो कास्ट हैं, और ये हाँ पनवार हैं, उसके बाद सवसी हैं और तांती हैं, तांती तत्वा, इन कास्ट का जो है कुछ वहाँ पे एक नेम कहीं कहीं अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो SC ST और OBC NCL स्टेटस वाले हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, कि अगर आप इस सब कास्ट से आते हो तो जो ये जजमेंट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसको वेरीफाई कर लिया। रिवाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट आप जमा कीजिएगा। जो भी बच्चे कहीं और जॉब कर रहे हैं तो NOC जमा कीजिएगा, ठीक है, NOC जमा कीजिएगा। और जिनका NOC नहीं मिला है तो आप अगर रिजाइन कर दिए हो तो रिलीविंग लेटर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ने खुद कह दिया है कि एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी भी तरीके से कि आप कुछ जॉब छोड़ के आए और उसके बाद आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद वो जॉब वाला रेलवे को नोटिस कर रहा है आपके बारे में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं अगर जॉब छोड़ भी रहे हो तो रिलीविंग लेटर लेना कि आपको रिलीव कर दिया गया है, वो आप जमा कर देना, ठीक है। तो अब इसके अलावा DV प्रोसेस में कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर और भी कुछ रह रहा है तो कमेंट कीजिएगा, जरूर कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। तो दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।